चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इंडोमेम्ब्रेनस इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, सुनिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, उसके बाद से हम लोग एक एक को देखेंगे। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, देखिए सेल में जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं तो उनमें उन सेल ऑर्गेनेल्स में है क्या कि कुछ सेल ऑर्गेनेल्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होकर के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, बल्कि कुछ जो सेल्स हैं वो क्या है अपना अलग अलग काम करते हैं, उन सेल से उनका कोई इंटरेक्शंस नहीं होता है, ठीक है। हर एक सेल ऑर्गेनेल्स का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शंस है, लेकिन कुछ सेल ऑर्गेनेल्स हैं सेल में जिनका क्या होता है कि इंटरकनेक्शन होता है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं उनका फंक्शंस, और वो क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो इन वो सिस्टम वो क्या होते हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स, 4 सेल ऑर्गेनेल्स मिलकर के एक सिस्टम को फॉर्मेशन करते हैं जो कि सेल के अंदर होता है, और वो क्या होता है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होता है। तो उन सिस्टम्स को, उन सेल ऑर्गेनेल्स के थ्रू बनाए हुए सिस्टम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्यों, क्योंकि इनका का क्या है फंक्शन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। देखते हैं उसमें कौन कौन सा ऑर्गेनेल है। तो 4 सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। उसमें पहले की बात करेंगे तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता है 2 टाइप का, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरे की बात करेंगे हम लोग क्या, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। तीसरा क्या है, लाइसोसोम। चौथा क्या है, सेल वैक्यूल। अब देखिए थोड़ा समझ लीजिए इसको। ये गोल्जी बॉडी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के पास में होते हैं, और जो गोल्जी बॉडी है वो हमेशा क्या होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही होता है, उसी के आसपास आपका लाइसोसोम भी मिलेगा और सेल वैक्यूल तो आसपास में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो होता क्या है, कैसे इनका फंक्शंस एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप देखिए जैसे कोई फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री में क्या होता है कोई सामान बनता है, सामान बनने के बाद से क्या होता है वो कंपनी में जाता है मॉडिफिकेशंस के लिए, पैकेजिंग के लिए, ठीक है। अब उसमें क्या होता है जब मॉडिफाई होता है, मॉडिफाई करने के बाद से जब पैक किया जाता है, पैक करके अब क्या क्या कहीं भेजना है, तो उसमें क्या होती है कुछ चीज़ें क्या होती है टूट फूट जाती है। तो उसमें 2 टाइप की चीज़ें मिलेगी आपकी, या तो किसी काम के लायक नहीं हो, या तो हम लोग उसको मेल्ट करके फिर से क्या करके नया सब्सटेंस बना सकते हैं, फिर से नया सब्सटेंस बना लेंगे। तो कुछ सब्सटेंस जो क्या होगा हमारा नया, फिर से उसे नया मटेरियल बन जाएगा, नया पार्ट बन जाएगा, तो उसको हम लोग किस में भेज देते हैं, लाइसोसोम में, ताकि उस मटेरियल्स को गला करके फिर से नया मटेरियल बन जाए। अगर देखेंगे कि कुछ मटेरियल जो है बचा है वो किसी काम के लायक नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको कूड़ेदान में फेंक देते हैं। तो सेल व्हीकल्स क्या है, सेल का आपका डस्टबिन ही है। तो देखिए वैसे ही सेम कंडीशन से यहाँ पे होता है आपका इंडोप्लाज्मिक क्या है, प्रोटीन्स और लिपिड का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। इस रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, और लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ठीक। अब क्या होगा, ये बनने के बाद से अब बन तो गया, अब कैसा बनना है कैसा नहीं बनना है, कितना बनाना है कितना नहीं बनाना, तो उसका मॉडिफिकेशन जो होता है और पैकेजिंग जो होता है वो कहाँ होता है आपका गोल्जी बॉडी में। तो प्रोटीन और जो लिपिड बनता है वो आता है आपका गोल्जी बॉडी के पास, ठीक है। अब गोल्जी बॉडी के जो पार्ट्स हैं लेमिलर और उत्कर्षित और ट्रांसफेस को देखेंगे आगे हम लोग, तो जब एक एक पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो इसके पास आएगा मॉडिफाई होगा, मॉडिफाई होने के बाद से उसमें क्या होगा, अगर हमको 50 एमिनो एसिड्स का प्रोटीन चाहिए लेकिन वहाँ पे बना है 60 का, तो वो 10 एमिनो एसिड्स को क्या करेगा, हटा देगा, ठीक है। अगर 40 का बनना है 50 का चाहिए तो उसमें 10 एमिनो एसिड्स को क्या करेगा, जोड़ देगा। उसके साथ साथ अगर किसी सब्सटेंस को और जोड़ना है तो जोड़ देगा या हटा देगा। तो मॉडिफिकेशन कहाँ पे होता है आपका गोल्जी बॉडी में। उसके बाद से मॉडिफाई करने के बाद सब क्या किया जाएगा, पैक कर दिया जाएगा उसको। बढ़िया है, सब मटेरियल्स बढ़िया बन गया, अब उसको पैक करके क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। उसको सेल के अंदर का ट्रांसफ़र करना है या सेल के बाहर ट्रांसफ़र करना है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग का काम कहाँ पे होगा, गोल्जी बॉडी में। तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का सिंथेसिस क्या होता है, कहाँ पे होता है आपका, गोल्जी बॉडी में, ठीक है। ये पूछा जाता है क्योंकि लिपिड आया तो उसमें ग्लूकोज आपके कार्बोहाइड्रेट को जोड़ दिया, ग्लाइको प्रोटीन्स ग्लाइको लिपिड्स बना देगा, ठीक है, लिपिड और प्रोटीन में जोड़ के। उसके बाद से जो चीज़ें बची है जिसको हम लोग क्या करते हैं फिर से
क्या कर सकते हैं, मेल्ट करके बना सकते हैं नया, फिर से नया सब्सटेंस बना सकते हैं, तो उसको हम लोग लाइसोसोम में भेज देते हैं। प्रोटीन्स या कुछ वेस्ट मटेरियल बचा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अगर वो यूजफुल है उसको ब्रेक डाउन करके फिर से अमीनो एसिड्स बना करके बनाने लायक है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यूज में आने लायक है तो उसको लाइसोसोम के पास भेज देंगे। अब वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, वो उसको क्या करेगा, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, फिर से भेज देगा आपका रॉ मटेरियल की तरह से ER के पास। वहाँ पे क्या होगा आपका, फिर से प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस हो जाएगा। लेकिन अगर वेस्ट है, एकदम कोई काम के लायक नहीं है, तो उसको क्या किया जाता है, सेल व्हीकल्स में भेज दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स और सेल व्हीकल्स का काम क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड, इसलिए उसको एक सिस्टम के अंडर में रखा गया है, जिस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम बोलते हैं या इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। अब इसे इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में किसको किसको नहीं रखे हैं हम लोगों ने, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को नहीं रखे हैं। क्यों, क्योंकि इनका फंक्शन जो है इन सेल ऑर्गेनेल्स के साथ इंटरलिंक्ड नहीं है, इंटरेक्शंस नहीं शो करता है इनके फंक्शंस के साथ, इसलिए उनको क्या किया गया, अलग रखा गया है। अब इस इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में चलिए एक एक सेल ऑर्गेनेल्स को हम लोग क्या करते पढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, while each of the membranous cell organelle is distinct in the term of its structure and functions, many of these are considered together as a endomembrane system, ठीक है, बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। क्यों इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कुछ सेल ऑर्गेनेल्स को रखा गया, क्योंकि उनका फंक्शंस एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है, ठीक है। तो अब पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन दे देगा और इसमें से 3 इसको दे देगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया को रख देगा, या पेरोक्सिसोम को रख देगा, या आपका क्लोरोप्लास्ट को रख देगा। पूछेगा कि कौन इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो पहला कौन सा सेल ऑर्गेनेल है, याद रखिएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा सेल ऑर्गेनेल क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तीसरा क्या है, लाइसोसोम। चौथा क्या है, सेल वैक्यूल, ठीक। सिंस द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद एबव कंपोनेंट, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एट द पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनका फंक्शन इनके साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं है, इसलिए इनको इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं रखा गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं पहला जो सेल ऑर्गेनेल है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। जब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स को, तो देखेंगे कि नेटवर्क और रेटिकुलम लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारा स्कैटर्ड होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो इंट्रासेलुलर स्पेस को 2 पार्ट में, 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। पहला ल्यूमिनल, दैट इज इनसाइड ER, देख रहे हैं यहाँ पे ये ER है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स बनेगा वो क्या होगा, इंट्राल्यूमिनल, इनसाइड ER, और उसके बाहर जो होगा वो आपका क्या होगा, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, जो कि साइटोप्लाज्म वाला कंपार्टमेंट होगा। तो ये स्ट्रक्चर्स पाया जाए, तो इसके बीच में जो स्ट्रक्चर्स होगा वो आपका क्या होगा, इंट्राल्यूमिनल, और ये बाहर बाहर में जो स्पेस है बचा है वो क्या होगा आपका एक्स्ट्राल्यूमिनल, जो कि साइटोप्लाज्म वाला पार्ट कहलाएगा, ठीक है। देखिए अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे देखा क्या है कि उस पर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। ER ऑफन सो राइबोसोम अटैच टू देयर आउटर सरफेस, ठीक है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बीइंग राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिस भी ER पे क्या राइबोसोम्स पाया जाएगा उसका आउटर सरफेस पे, तो क्या होता है उसको हम लोग बोलते हैं RER। अगर नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, SER, स्मूथ। स्मूथ मतलब कि देखिए अगर राइबोसोम्स होगा तो उसको टच करेंगे तो रफ स्ट्रक्चर, और हम लोग को क्या आएगा, टेक्सचर्स आएगा, टच करेंगे तो रफ टेक्सचर्स आएगा, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर नहीं है तो स्मूथ, ठीक है। द अब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स में अपीयर स्मूथ एंड कॉल्ड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब तो ये हो गया कि राइबोसोम्स का क्या है, एक्स्ट्राल्यूमिनल, ल्यूमिनल पार्ट क्या होता है। उसके बाद क्या है आपका, कहाँ पे RER ज़्यादा पाया जाएगा, तो RER का काम क्या है, देखिए इस पे राइबोसोम्स है
तो राइबोसोम्स है, तो राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो जिस भी सेल्स में बहुत ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस की ज़रूरत पड़ेगी उस सेल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ज़्यादा पाया जाता है। RER is frequently observed in the cells actively involved in the protein synthesis and secretions. They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus. देखिए यहाँ पे ये मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का इनर मेम्ब्रेन है ये। इसके साथ ये जो स्ट्रक्चर्स है तो हमेशा ये क्या होता है आपके आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के साथ अटैच रहता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो RER का मेन फंक्शन क्या हो गया? प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है, जो कि क्या करता है आपका आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के साथ अटैच रहता है। ठीक है, यहाँ देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन है ऑफ न्यूक्लियस। अब देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? मेजर साइट है सिंथेसिस ऑफ लिपिड। सिंथेसिस ऑफ लिपिड कहाँ पर होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है? RER पे। ठीक है, इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइड इन। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि स्टेरॉयडल हार्मोन्स कहाँ पे बनता है? RER के थ्रू बनता है या SER के थ्रू? तो याद रखिएगा कहाँ पे किससे बन रहा है आपका? SER में बन रहा है। स्टेरॉयडल हार्मोन कहाँ सिंथेसाइज हो रहा है? इन SER। नेक्स्ट आपका क्या है? गोल्जी अपरेटस।